रीट्स इन्वेस्टमेंट से आप रेगुलर इनकम किस तरह से ले सकते हैं, ये इस वीडियो का टॉपिक है। हाउ यू कैन गेट रेगुलर इनकम फ्रॉम रीट्स। तो रीट्स क्या होते हैं दोस्तों, सबसे पहले ही बताते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाए जाते हैं जो कि वेरी सिमिलर टू म्यूचुअल फंड होते हैं, जिसमें हम लोग जो है वो यूनिट खरीद सकते हैं। जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा लगाते हैं, वैसे ही रीट्स में हम पैसा लगाते हैं और इस पैसे से जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदी जाती है। अभी इंडिया में 4 रीट्स हैं, उनमें से 3 जो हैं वो कमर्शियल ऑफिसेज में जो है इन्वेस्ट करते हैं और एक रीट जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे कि मॉल्स या बड़े बड़े शोरूम उनमें इन्वेस्ट करता है। चारों को मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, मैंने उनमें इन्वेस्टमेंट किया है वो भी आपको मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम कैसे होता है। तो सेबी के रूल्स के हिसाब से जो भी रीट्स बनते हैं उसमें 2 कंडीशन जरूरी होती है। पहली कंडीशन है कि वो वही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जिसमें कम से कम 80% जो है वो रेंटल पे चढ़ा हो। यानी अगर उनके पास 1 लाख स्क्वायर फीट का अगर टोटल एरिया वो खरीद रहे हैं तो कम से कम उसमें से 80,000 स्क्वायर फीट रेंट पे चढ़ा होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है कि वो उसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे 80% रेवेन्यू जनरेशन हो रहा हो। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि जो भी रेवेन्यू यानी जो भी रेंट उसको जो मिल रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वो खरीदते हैं तो उन पे रेंट आता है, तो जो भी रेंट या जो भी रेवेन्यू उनको बन रहा है उसमें से 90% जो है वो उनको पास ऑन करना होता है यूनिट होल्डर्स को, यानी हम लोगों को। तो अगर मान लीजिए कि कुछ 100 रुपए की अगर इनकम हुई है तो उनको अपने एक्सपेंसेस वगैरह 10 रुपए में ही वो पूरे करने होंगे और 90 रुपए कम से कम जो है वो पास ऑन करने होंगे यूनिट होल्डर्स को। ये 2 रिक्वायरमेंट है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये भी है कि ये हर 6 महीने में आपको पास ऑन होना चाहिए। लेकिन अभी चारों जो रीट्स हैं वो ये इनकम जो है वो हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने में पास ऑन करते हैं। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूं। यहां पे आप देखेंगे तो अभी इंडिया में देखिए 4 रीट्स हैं। पहला है एम्बेसी, दूसरा है ब्रुकफील्ड, तीसरा है माइंडस्पेस और चौथा है नेक्सस। इनमें से 3, ये नीचे वाले जो 3 हैं, एम्बेसी, ब्रुकफील्ड और माइंडस्पेस, ये जो है वो कमर्शियल ऑफिसेज में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस पार्क में इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मली मुंबई, पुणे, हैदराबाद, एनसीआर, इन सब एरियाज में जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं उनमें ये पैसा डालते हैं। और चौथा जो है वो नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट जो है वो नॉर्मली जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जैसे बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े शोरूम जो हैं उनमें पैसा डालते हैं। मैक्सिमम पैसा, थोड़े बहुत इनके भी कुछ ऑफिसेज वगैरह हैं, लेकिन मैक्सिमम पैसा जो है वो नेक्सस सेलेक्ट का इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जाता है, जैसे मॉल्स और बड़े बड़े शोरूम। अब इनकी जो अर्निंग की बात करें तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट में आपको दिखाता हूं। तो यहां आप देख पाएंगे मेरे पोर्टफोलियो में, यहां पे देखिए ये ब्रुकफील्ड में मैंने 1.71 लाख इसमें ब्रुकफील्ड में इन्वेस्ट किया है। एम्बेसी में मैंने 1.79 किया है और नेक्सस नया है थोड़ा तो उसमें 1.16 इन्वेस्ट किया है। तो ये 3 में मैंने इन्वेस्ट किया है। माइंडस्पेस में मुझे अभी इन्वेस्ट करना बाकी है। तो ये इन्वेस्टमेंट की अगर आप डेट में आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये इन डेट्स को मैंने इन सब में इन्वेस्ट किया है। नेक्सस अभी नया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है और ये इतना अमाउंट यानी तीनों को अगर मैं ऐड करके देखूँ तो 467,000 यानी 4,67,000 रुपये का मेरा इन्वेस्टमेंट है। अब रेगुलर इनकम की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में तीनों का एक स्पेसिफिक डेट को जो है वो जिसको रिकॉर्ड डेट बोलते हैं, उस डेट को अनाउंस होता है कि आपको इतना इस महीने का अमाउंट मिलेगा और ये आपके बैंक अकाउंट में सीधा क्रेडिट हो जाता है। इसके अलग अलग हेड्स हो सकते हैं। एक होता है इंटरेस्ट इनकम, एक होता है डिविडेंड आपके सामने, फिर आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट हो सकता है, अदर इनकम हो सकता है और एसपीवी डेट्स। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट इनकम वाला जो पोर्शन होता है उस पर आपका टीडीएस कटता है। तो ये टीडीएस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जितना मेरा कटा है, और ये सब एक ईमेल आपको भेजा जाता है हर क्वार्टर में जिसको हम 64B बोलते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पे नाम भी ऊपर लिखा हुआ है, 64B ईमेल। 64B में लिखा होता है कि उन्होंने कितनी अर्निंग की है, उनमें से कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो पर यूनिट पे कितना मिल रहा है, उसकी वजह से आपको कितना कितना किस किस हेड में पेमेंट आ रहा है। वो ईमेल को आप हमेशा सेव करके रखें, क्योंकि जब टैक्स फाइलिंग का टाइम आएगा तो ये क्लासिफिकेशन आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है और उसका ऑलरेडी टीडीएस आपके अकाउंट से कट जाता है। बाकी जो डिविडेंड वगैरह या एसपीवी रीपेमेंट जो आता है वो नॉर्मली टैक्स फ्री होता है। तो आपके हाथ में नॉर्मली मोटा मोटा पैसा समझ सकते हैं कि जितनी इनकम आपके हाथ में आ रही है क्वार्टरली, उसमें से लगभग 80 से 85% जो है वो लगभग टैक्स फ्री होती है।
एग्जैक्ट टैक्स कैलकुलेशन आपका सीए जो है वो आपके साथ कर सकता है, लेकिन हर क्वार्टर आपको पेमेंट मिलता है। देखिए अभी जैसे ये लास्ट क्वार्टर जो खत्म हुआ है जो अप्रैल का, उसमें मई में जो है वो अमाउंट डिसाइड हुआ है और मई के अंदर अंदर ही जो है वो पेमेंट भी उसका आ गया है। टोटल पेमेंट कितना आया है मेरे केस में मई में 8,250 रुपये के लगभग जो है वो टोटल अमाउंट मेरा इसमें आया है, विच इज़ अगर मैं इसका कैलकुलेशन अगर मैं आपके सामने करूं कि एक क्वार्टर में मुझे कितना आया है डिवाइड बाय माय अमाउंट, और इसको अगर मैं परसेंटेज में कर दूं तो ये मेरा एक क्वार्टर का जो लास्ट क्वार्टर जो है मेरा ये Q4, उसमें जो मुझे जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट जो मेरे खाते में आया है वो आया है 1.76%। अगर आप इसको जो है वो 4 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, सॉरी इज इक्वल टू 4 इंटू दिस, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोटा मोटा आप देखेंगे कि एक साल में आपको 7% के आसपास जो है वो रेंटल यील्ड मिलता है। रेंटल यील्ड क्या होता है समझिए, मान लीजिए आपने 1 करोड़ का एक घर खरीदा और उसको रेंट पे दिया, ठीक है, आपको उसका प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, आपको उसका मेंटेनेंस भरना है, वो खर्चे निकाल के जितना रेंट आपको मिला, ये मान के कि पूरे 12 महीने वो प्रॉपर्टी चढ़ी रही, जितना रेंट आपको मिला उसमें से खर्चे निकाल के आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कितना परसेंट है। तो नॉर्मली इंडिया में रेंटल यील्ड जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की 3 से 3.5% रहती है, जो ऑफिसेज वगैरह होती हैं उनकी 4 से 5% के बीच में जो है रेंटल यील्ड रहती है, जो अच्छे बड़े ऑफिसेज हैं उनकी रेंटल यील्ड 7% तक चली जाती है। तो ये जो आपको रेंटल यील्ड यहाँ जो मिल रही है वो यानी आपको जितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो एक तरह से आपका सारा पैसा रियल एस्टेट में लग रहा है और उस पर आपको रेंट मिल रहा है जो कि साल का 7% है। वो आपको ये देखिए ये जो है ये मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उस पर मेरे को एक साल में कितना पैसा मिला है वो आपके सामने लिखा है, और मेरे केस में वो 6.16% है। ये थोड़ा 7 से कम क्यों है, क्योंकि ये जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है बाद में हुए हैं इसलिए थोड़ा सा कम है, तो मैंने बीच बीच में इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब ये तो हो गया कि हमको रेंट मिल रहा है, लेकिन क्या हमने जो पैसा लगाया, हम रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं तो अगर रियल एस्टेट का भाव अगर बढ़ता है तो हमारी प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज होता है, वो वैल्यू यहाँ भी इंक्रीज होता है जिसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। तो आपका पैसा एक्चुअल रियल एस्टेट में ही लग रहा है, बड़े बड़े ऑफिसेस खरीदने में ही लग रहा है, और जब उसका भाव चढ़ता है तो हर क्वार्टर में या हर हाफ ईयर में ये सारे जो रीट्स हैं ये इनकी सेबी गाइडलाइंस हैं कि ये अपने सारी प्रॉपर्टी का रीवैल्यूएशन कराते हैं कि क्या मार्केट रेट है, और उसके हिसाब से हमको पता लगता है कि उनका एनएवी कितना है, यानी नेट एसेट वैल्यू कितनी है। तो आपका वो जो नेट एसेट वैल्यू आपका जो निकलता है उसके हिसाब से आपका प्राइस भी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। और मुझे पिछले एक साल में जो प्राइस एप्रिसिएशन जो मिला है वो लगभग 9% का मिला है। तो 9% का प्राइस एप्रिसिएशन मिला है और 6% का जो है वो मुझे रेंटल की फॉर्म में यील्ड मिल गई है, तो लगभग 15% के आसपास मुझे साल का जो है वो ये मिला है। ये जरूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा ही मिले, जो मुझे मिला है वो आपके सामने यहाँ पे मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ। ध्यान रखना इसका जो टैक्सेशन होता है, जो आपके कैपिटल गेन का टैक्सेशन होता है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्वार्टरली पैसा आपको मिल रहा है वो तो सिंपल है, उसमें लगभग 80-85% टैक्स फ्री होता है, 20% पे टैक्स लगता है, आपका सीए कैलकुलेट करेगा। आपके जो कैपिटल गेन्स जो होता है वो तब होगा जब आप ये यूनिट बेचेंगे, जैसे शेयर आप खरीदते हैं फिर शेयर आप बेचते हैं, तो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है उसके हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि ये एक्चुअली आपका इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में हो रहा है, तो आपको वो एक साल में ही लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा। अगर आप उसे 3 साल होल्ड करके रखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और अगर 3 साल से कम होल्ड करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, ये पीरियड रियल एस्टेट वाला है, लेकिन हमने इसको खरीदते में एसटीटी पे किया हुआ है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि हम ये एक्सचेंज पे खरीदते हैं, तो इसलिए हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है सिर्फ 10% होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 15%। तो ये हर तरीके से ये काफ़ी टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और स्पेशली अगर आप 7 लाख से ऊपर वाले टैक्स स्लैब में अगर पढ़ते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी बनाता है, और लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी देता है, और टैक्स के हिसाब से भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। थैंक यू, बाय बाय।